आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा हम इसको सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड पढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इट लाइज बिलो द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम केमिकल कंपोजिशन को देखें तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक केमिकल नेम बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वी केमिकली कॉल इट एज लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन हम इसको मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यहां पर जो लिपिड्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20 to 40% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो प्रोटीन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60 to 80% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देयर इज आल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये कंपोजिशन याद रखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। केमिकली वी कॉल इट एज लिपोप्रोटीन, लिपिड्स 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स विच कॉन्स्टिट्यूट 60 to 80%। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से सब्सटेंसेस लीस्ट कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर फाउंड इन लीस्ट कंसंट्रेशन। एक और आपने जो पॉइंट यहां पर इनसे रिलेटेड याद रखना है कि लिपिड्स की दो बेसिक फॉर्म्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं? नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स, ये प्रेजेंट होंगे, एंड नंबर 2 स्टीरोल्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। ये दो ग्रुप्स लिपिड्स के हैं दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि विच आर द अबंडेंट, आंसर होगा प्रोटीन्स। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच लिपिड्स आर इन अबंडेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। यानी लिपिड्स में से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर क्या डेवलप करते हैं? दे डेवलप लिपिड बाइलेयर। तो इसलिए अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। एंड दिस लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिस फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल का काम क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। यानी ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड फॉर्म के अंदर हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, इनको फ्लो होने से रोकना। ठीक है, इनको फ्लो होने से प्रिवेंट करना, या आप कह सकते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी फ्लूइडिटी को स्टेबल रखना, मेंटेन रखना, ये इसका काम होगा। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स की तरफ आ जाएं
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे। तो इसमें भी आपने सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि द प्रोटीन्स विच आर इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज इंटेग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स का नाम देते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होंगी, और ये ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इन इंटेग्रल प्रोटीन्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। उनमें से एक टाइप को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स हम किनको कहेंगे, जो पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफ्री किसको कहेंगे, आउटर या इनर साइड को। और दूसरी टाइप प्रोटीन्स की यहाँ पर है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा, थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका मीनिंग होगा। तो ऐसी प्रोटीन्स जो पेरिफ्री में होंगी उनको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। सच प्रोटीन्स विच विल बी प्रेजेंट और विल पास थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनकी हम फिर फर्दर दो टाइप्स बना लेते हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक हम उनको कहेंगे which will be in contact with the outer atmosphere, outer environment, extracellular fluid के साथ। दूसरी टाइप होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, which will be in contact with the cytoplasm। ये दोनों पेरिफेरल प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। इसी तरह जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन टाइप इज ऑफ चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, ये एक टाइप चैनल प्रोटीन्स होगी जिनके थ्रू चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे आपने अपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा नर्व इंपल्स के केस में सोडियम गेट्स, सोडियम चैनल्स, तो ये यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स मौजूद होंगी। दूसरी टाइप इनकी है कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स हम किनको कहेंगे, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एक पढ़ा होगा क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड आयन कैरियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि चैनल प्रोटीन्स होंगी या कैरियर प्रोटीन्स होंगी। चैनल प्रोटीन्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन प्रोटीन्स का काम क्या होगा, चैनल प्रोटीन्स का या कैरियर प्रोटीन्स का, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। जबकि ये एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो मौजूद हैं, दीज एक्ट एज रिसेप्टर्स। ये सिग्नल्स रिसीव करने का, कन्वे करने का काम करती हैं। सो दे एक्ट एज द रिसेप्टर्स। तो आपको यहाँ पे प्रोटीन्स के फंक्शंस पता चल गए कि प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स को कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपने इस ग्रुप को सबसे पहले याद रखना है, दीज आर ओलिगोसेक्राइड्स। आपने 3 ग्रुप्स पढ़े होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होंगे वो कौन से हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होंगे। दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है कि दे विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉर्मली ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे विल बाइंड ईदर विद द प्रोटीन्स और विद द लिपिड्स। अगर ये लिपिड्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पर ये बना देंगे ग्लाइकोलिपिड्स को। अगर ये इन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे तो बाइंड करके बना देंगे
ग्लाइकोप्रोटीन्स को। तो आपने पहली चीज़ तो बेटा ये याद रखनी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, दे आर बाउंड ईदर विद द लिपिड्स और द प्रोटीन्स एंड विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पर होंगी? ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके लिए एक टर्म और भी हम आपने याद रखना है कि यूज़ करते हैं, इनको कलेक्टिवली हम ग्लाइकोकेलेक्स का नाम भी दे देते हैं। यानी दीज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलेक्स। इनके रोल की तरफ अगर हम आए तो आपने याद रखना है कि ये सेल के लेवल पर सेल मार्कर्स का काम करते हैं। अब सेल मार्कर्स का मतलब क्या है कि इनके थ्रू सेल को मार्क किया जाता है। आप याद रख सकते हैं कि ये सेल का पोस्टल एड्रेस है कि लाइक किसी भी हार्मोन ने, किसी भी एंटीजन ने, किसी भी जर्म ने अगर किसी एक सेल पे जाके एक्ट करना है तो वो उस सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ सेल मार्कर्स। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सेल रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो इनके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपने HIV के केस में पढ़ा हुआ है कि HIV किन सेल्स पे जाकर एक्ट करता है? जहाँ पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और CD4 रिसेप्टर क्या है? दिस इज एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसलिए CD4 रिसेप्टर क्या है? उस हेल्पर टी लिम्फोसाइट का मार्कर है, यानी वो कंपोनेंट है जिसकी बेस पर उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे ग्लाइकोकेलेक्स की फॉर्म में, दे एक्ट एज सेल मार्कर्स और ये सेल की रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो बेसिक मॉडल्स आप लोग पढ़ते हैं। उनमें से एक मॉडल को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो बेसिक मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इनका मेनली कंपैरिजन हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंस इनमें मौजूद होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसमें लिपिड बाइलेयर कॉमन है। यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ लिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ लिपिड बाइलेयर। और हमने अभी पढ़ा है कि दिस लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। फॉस्फोलिपिड के दो बेसिक एंड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल के, एक हेड और एक टेल। टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक क्योंकि ये नॉन पोलर होती है, वाटर को रिपेल करती है, जबकि हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इसलिए कह रहे हैं कि ये पोलर है और ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इनकी अरेंजमेंट भी याद रखनी है कि जो लिपिड बाइलेयर है या फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ होंगे, पेरिफेरी की तरफ होंगे, जबकि इनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर की तरफ प्रेजेंट होंगी। तो मैं ये बता रहा था कि लिपिड बाइलेयर तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों मॉडल्स में हम कॉमन डिस्कस करते हैं। जो असल डिफरेंस है वो प्रोटीन्स का है यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के दरमियान। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक इस लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रोटीन की दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और हम इसको सैंडविच मॉडल का नाम भी देते हैं क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। इन दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान सैंडविच्ड होती है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस लेयर के फॉर्म में नहीं हैं। दीज आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर
इन मोज़ैक मैनर। मोज़ैक का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे पड़े होंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये प्रोटीन्स कंटिन्यूस लेयर नहीं बना रही। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोज़ैक। तो अब आपको थोड़ा सा ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के वर्ड की मीनिंग समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। फ्लूइड उसकी नेचर को रिप्रेजेंट करे कि इट हैज़ फ्लूइड कंसिस्टेंसी। मोज़ैक प्रोटीन्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे कि यहाँ पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये लेयर की बजाय मोज़ैक मैनर में प्रेजेंट होंगे। और राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सो यहाँ पर इनकी सिंथेसिस होगी राइबोसोमल सब यूनिट्स की, देन दे मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। Ribosomes are the smallest organelles of the cell, and these are also called as ribonucleoprotein particles. अब इनको हम ribonucleoprotein particles का नाम इसलिए देते हैं because these are made up of ribonucleic acid and proteins. So ये दो components ribosomes के अंदर मौजूद होंगे, ribosomal RNA and ribosomal proteins, और अप्रॉक्सीमेटली 1:1 की रेशो में ये मौजूद होते हैं। दे आर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ये लार्जर और स्मॉलर हम इनको कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट की बेस पर। और राइबोसोम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो यहाँ पे दो सेल्स के रेफरेंस में हम इनको स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 50s, जबकि स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 30s। और जब ये दोनों कंबाइन करके राइबोसोम बनाते हैं तो इस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट होगा 70s। तो 70s राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 60s और स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 40s। और जब ये दोनों कंबाइन करके राइबोसोम बनाते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन रेट होता है 80s। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s एंड स्मॉलर, यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s एंड लार्जर। राइबोसोम सेल के अंदर दो बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। वन फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म एंड सेकंड अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस टाइप के साथ ये अटैच होते हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो या तो फ्री फॉर्म में होंगे या अटैच्ड फॉर्म में होंगे RER के साथ। फंक्शन की तरफ अगर हम आ जाएं तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस along with other types of RNA including messenger RNA and transfer RNA, इनके साथ मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। सो हम इसलिए दो बेसिक टर्म्स यूज कर रहे होते हैं कि फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस is nucleolus while factory for protein synthesis is ribosome. Usually protein synthesis के दौरान राइबोसोम अटैच होता है mRNA के साथ। mRNA के दो एंड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। और प्रोटीन सिंथेसिस का या ट्रांसलेशन का प्रोसेस
5 एंड से स्टार्ट होता है और राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है टुवर्ड्स 3 एंड के प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड कंप्लीट्स एट 3 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ये दोनों सब यूनिट्स सेल के अंदर सेपरेटली प्लेस्ड होते हैं। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये कंबाइन करके राइबोसोम बनाएंगे। अब उसका मैकेनिज्म ये होगा कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पे अटैच होगा, फिर इसके साथ लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगा, और इन दोनों सब यूनिट्स की बाइंडिंग को रेगुलेट करते हैं मैग्नीशियम आयंस। ये इन दोनों को बाइंड करवाएंगे और उसके बाद ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। अमाइनो एसिड्स विल बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए, और जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स बाइंड करते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेट होती जाएगी और राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा टुवर्ड्स द 3 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए। सो जैसे जैसे ये हम फॉरवर्ड जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेट होती जाएगी, इसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर बढ़ता जाएगा। जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स डिटैच हो जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस भी कंप्लीट हो जाएगी। इट विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अगर इसने फर्दर मॉडिफाई होना होगा तो मॉडिफाई हो जाएगी या अपने फंक्शन को स्टार्ट कर देगी। सो यूजुअली सेल के अंदर एक मैसेंजर आरएनए पे काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीसोम का, या हम इसको पॉलीराइबोसोम का नाम भी दे देते हैं। अब पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का मतलब ये होगा कि वन मैसेंजर आरएनए विद मैनी राइबोसोम्स, और इसका बेसिक फंक्शन तो वही है प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट ए टाइम। एक वक्त में काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये सिंथेसाइज करवा रहा होगा। सो राइबोसोम के अंदर आपने ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर 2 सब यूनिट्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में उनके सेडिमेंटेशन रेट्स, सेल के अंदर ये किन फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, कहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है, इनका बेसिक फंक्शन क्या है, और पॉलीसोम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट and most prominent structure of the cell. It is also called as brain of the cell, और तमाम के तमाम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो इसकी लोकेशन है, और प्लांट सेल के अंदर इट इज़ पेरिफेरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी लोकेशन सेंट्रल होगी, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता तो न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होगा। न्यूक्लियस के नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं, और मोस्टली सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा, उनको हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, बट सम मे हैव 2 न्यूक्लियाई, बाई न्यूक्लिएट उनको कह देंगे, और अगर न्यूक्लियाई का नंबर ज़्यादा है तो उनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम दे देंगे। शेप की तरफ हम आते हैं। यूजुअली न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, लेकिन कुछ केसेस में इसकी इरेगुलर शेप भी हो सकती है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स में आपने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स को पढ़ा होगा कि उनमें इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स को हम
देखते हैं कि कौन कौन से मौजूद हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ हम आ जाते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और ये डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट्स को देखेंगे। एक इसका आउटर कंपोनेंट यानी आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा इसका इनर कंपोनेंट जिसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कह देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो ये आउटर और इनर को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देंगे, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। अब यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने याद रखना है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस with another cell structure that is endoplasmic reticulum, और यूजुअली आपने याद रखना है कि इट इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट सराउंड्स न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये फ्लूइड कंपार्टमेंट जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आउटर इन कंटेक्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनर विल बी सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। अब ये पॉइंट्स जहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में कंटिन्यू हो जाएंगी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर का बेसिक फंक्शन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है। इसने एक्सचेंज को रेगुलेट करना है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। लाइक इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सब्सटेंसेस की जिन्होंने न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर होना है। फॉर एग्जांपल एटीपी, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम्स ये न्यूक्लियस में एंटर होंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियस से में बनना है और बाहर मूव करना है, जैसे राइबोसोमल सब यूनिट्स ये बाहर मूव करेंगे, मैसेंजर आरएनए बाहर मूव करेगा, ट्रांसफर आरएनए बाहर मूव करेगा। तो न्यूक्लियर पोर्स का बेसिक फंक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। उसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, फाइन थ्रेड्स का नेटवर्क मौजूद होता है, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स इनको कहेंगे, नेटवर्क को क्रोमैटिन नेटवर्क कहेंगे। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं। सो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ये इस फॉर्म में मौजूद होंगे, फाइबर्स की फॉर्म में। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो तब यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगी, और हमें जो क्रोमोसोम नज़र आएगा तब जो विजिबल फॉर्म इसकी होगी, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। एक इसका सेंट्रल पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं क्रोमैटिड्स। सो ईच टिपिकल क्रोमोसोम contains 1 centromere and 2 chromatids, और ये क्रोमैटिड्स एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, इसीलिए हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम भी देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोमिनेंट रीजन मौजूद होता है जो है नॉन मेम्ब्रेनस,
लेकिन ये डार्कली स्टेन्ड रीजन होगा। इस डार्कली स्टेन्ड रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का, और इसका नंबर वेरी कर रहा होता है। देयर कैन बी वन न्यूक्लियोलस और देयर कैन बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन राइबोसोम की सिंथेसिस है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनको आपने याद रखना है। एक ये इसका पेरिफेरल एरिया, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। पेरिफेरल का मतलब है कि ये आउटर पोर्शन होगा, ग्रेनुलर का मतलब है कि इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे, और वो ग्रेन्यूल्स क्या हैं? दीज आर प्रिकर्सर्स फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। दूसरा इसका रीजन है सेंट्रल, और इस सेंट्रल रीजन के अंदर फिब्रिल्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल फिब्रिल एरिया। ठीक है, सेंट्रल एरिया है न्यूक्लियोलस का, इसके अंदर फिब्रिल्स मौजूद होंगी, और ये फिब्रिल्स एक्चुअली क्या हैं? दीज आर डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों का रिलेशन है राइबोसोम की सिंथेसिस के साथ। इसलिए यहाँ पर जो डीएनए मौजूद होता है उसको हम कहते हैं आरडीएनए, और आरडीएनए का मतलब यह है कि इस पे वो जीन्स मौजूद हैं जिन्होंने राइबोसोम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना है, और जो आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए आपको पता है कि दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो हमने न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस किए हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन इन कंटैक्ट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इनर सराउंड करेगी न्यूक्लियोप्लाज्म को। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहाँ पे आपस में कंटिन्यू होंगी वहाँ पे बनेंगे न्यूक्लियर पोर्स। इनका काम है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना। न्यूक्लियस के फ्लूइड कंपार्टमेंट को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर मौजूद होती हैं फाइन थ्रेड्स जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स कहेंगे, इसके नेटवर्क को क्रोमैटिन कहेंगे, और इसी क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम डेवलप होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस प्रोमिनेंट एरियाज, डार्कली स्टेन्ड एरियाज जिनका राइबोसोम के सेंसेस में रोल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके दो मेजर रीजन्स को हमने डिस्कस किया है, पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया और सेंट्रल फिब्रिल एरिया। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है। इट हैज़ टू मेम्ब्रेन्स, वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। अब इससे ऑनवर्ड हम चलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का वर्ड हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनसाइड द साइटोप्लाज्म का मतलब है कि इसकी दो एक्सटेंट्स होंगी, वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में इस चैनल्स के नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस में हमें पता है कि इसकी इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो इसकी फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको RER इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ रफ सरफेस, और ये रफ सरफेस क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। So the type of endoplasmic reticulum with attached ribosomes is called
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि इट हैज़ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. So RER is involved in protein synthesis, its storage and its transportation. So प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन्स की स्टोरेज और इसकी ट्रांसपोर्टेशन ये RER के साथ एसोसिएटेड है. जबकि इसके अपोजिट द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम without ribosomes is called smooth endoplasmic reticulum, या इसको हम SCR कहते हैं. अब SCR पर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, सो इट विल हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हैं उसको हम देख लेते हैं. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन of harmful drugs, like liver cells में जो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन है, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके अंदर SCR का रोल होता है. इसी तरह से इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, और लिपिड्स में भी इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद इट्स सिंथेसिस. सो स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस, टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस सेल के अंदर, इसमें SCR का रोल होता है. इसी तरह से मसल सेल में दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का स्टोरेज, और इन्हीं कैल्शियम आयंस का रोल होता है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के अंदर. सो SCR इन न्यूरॉन सेल्स and in muscle cells are involved in the conduction of nerve impulse. So ये specific functions हमारे सामने आ गए कि RER कौन से functions perform कर रहा है और SCR कौन से functions perform कर रहा है. इनके structure को अगर हम discuss करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि it is network of channels. These are सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, और इनकी मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स. और इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम कह सकते हैं कि दीज आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी. अब इनमें सिस्टर्नी दो फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सैक्स, जैसे RER हैज़ सिस्टर्नी सैक्स, और these are in the form of tubules, जैसे SCR contains cisternae tubules. कुछ functions आपने याद रखने जो ये दोनों combined form में perform करते हैं. ये हमने individual functions इनके पढ़े थे. इनके combined functions को अगर देख लें तो they have role in providing mechanical support to the cell. सो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में RER SCR दोनों इन्वॉल्व होंगे. इसी तरह से दे हैव रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द सेल. सो विद इन द सेल अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें SCR RER दोनों इन्वॉल्व होंगे.